बच्चों, आज हम आपका हिंदी व्याकरण में क्रिया की पुनरावृत्ति करेंगे। मैं घमंडों से भरा ऐठा हुआ एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बिचारी दबे पाँव भागी। तो इसमें जो मैंने रेखांकित की गई हैं इस कविता में, उनको देखो आप। भरा, ऐठा हुआ, है ना, था, खड़ा, आ, उड़ता हुआ, पड़ा, उठा, झिझक उठा, लाल होकर, आँख दुखने लगी, मूठ देने पाँव भागी। तो ये जो जिनको मैंने रेखांकित किया है, ये क्या है आपका? ये किसी काम का करना या होना बता रहे हैं ना, आगे समझ में। तो ये सब क्या है? किसी काम का करना या होना बता रहे हैं। तो अब हम जो आज आपका पाठ पढ़ेंगे वो क्या है आपका? क्रिया। क्या है? क्रिया। तो आपकी क्रिया की परिभाषा क्या हुई? जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया। किन्हें कहते हैं? जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ वाक्य लिखे हैं। राहुल पुस्तक पढ़ रहा है। तो क्या काम हो रहा है? पुस्तक पढ़ने का हो रहा है। बच्चे गेंद खेल रहे हैं। क्या हो रहा है? गेंद खेल रहे हैं, है ना, किसी काम का करना होना है, कोई कार्य हो रहा है। किसान हल चला रहा है। वर्षा हो रही है ना। बच्चे खेल रहे हैं। नेहा आम खा रही है। यहाँ पर किसी न किसी काम का करना या होना पता चल रहा है आपको, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। फिर आपका इसमें धातु, ठीक है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु में ना जोड़ने पर क्रिया का सामान्य रूप बनता है, ठीक है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु में ना जोड़ने पर क्रिया का सामान्य रूप बनता है। अब मैंने बोला पढ़, यदि पढ़ शब्द मैंने लिखा है तो पढ़ से क्या बनेगा आपका? तो आपका मैंने कहा कि क्रिया के मूल रूप को, तो आपका पढ़, पढ़ क्या है आपका? क्रिया का मूल रूप है। इसी से आपके बाकी शब्द बनेंगे। यदि इसमें ना जोड़ेंगे तो पढ़ना, पढ़ेंगे, ऐसा होता है ना। फिर खा से ना जोड़ा तो इसमें खाना, तो खा क्या है? क्रिया का मूल रूप है। फिर देख, देख पे ना जोड़ा, देखना, है ना। तो ये चीज़ें क्या है आपका? क्रिया का मूल रूप है। ये आपका क्रिया का मूल रूप है। इस मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और ना जोड़ने पर क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है, ठीक है। पढ़ना, खाना, देखना, ये क्रिया का सामान्य रूप बन गया। आ गया समझ में आपको? अब आपके क्रिया के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं। पहले आपने छोटी क्लास में 5th में आपने केवल कर्म के आधार पर क्रिया के भेद पढ़े थे, लेकिन अब आपके 6 में इसके भेद दो प्रकार के हो गए। पहला इसका आपका कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, ठीक है। तो पहला आपका इसमें सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। आगे समझ में क्या बोला मैंने? जिन क्रियाओं का फल कर्ता पर न पड़कर बल्कि किस पे पड़ता है? कर्म पर पड़ता है, उन्हें हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। राजेश खाना खा रहा है ना। तो इस पर क्या राजेश करता है, खा रहा है क्रिया है आपका, खाना आपका कर्म है। तो क्या बोला मैंने कि क्रियाओं का फल किस पे? खा रहा है, किस पे? खाने पर पड़ रहा है, ठीक है। क्रियाओं का फल किस पे पड़ रहा है? खाने पर, तो इसे हम सकर्मक क्रिया कहेंगे। आगे समझ में? अमन पत्र लिख रहा है, तो लिखने का फल किस पे पड़ रहा है? पत्र पर, तो ये आपकी सकर्मक क्रिया है, ठीक है। आपको अकर्मक सकर्मक पहचानने के लिए आपको एक चीज़ बताती हूँ मैं आपको, कि आप पहले जैसे आपको एक पहले इसमें से कर्ता छाटा आपने, कर्ता के बाद आप क्रिया छाटेंगे। क्रिया छाटने के बाद बीच में जो बचता है उसे हम क्या बोलते हैं? कर्म। क्या बोलते हैं? कर्म बच जाता है, तो उसे हम सकर्मक ऐसे भी पहचान सकते हैं। इसमें भी देखो, अमन आपका कर्ता है, लिख रहा है आपका क्रिया है, बीच में जो बचता है वो आपका क्या होता है? कर्म होता है, तो ये सकर्मक क्रिया हो जाती है। और दूसरा होता है, यदि आपने उसमें आपने तो आप इसमें क्या, किसे और किसको लगाकर आप उसका पता लगा सकते हैं। तो क्रिया से पहले लगाना है ना। राजेश क्या खा रहा है, आंसर आएगा खाना। अमन क्या लिख रहा है? पत्र, आंसर आ रहा है ना। तो ये आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। फिर इसमें आपका अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता तथा क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है,
वे क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं, है ना। सकर्मक में क्रिया का फल किस पे पड़ रहा था, कर्म पे पड़ रहा था, और इसमें क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है। तो इसमें कर्म नहीं होता बल्कि क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है। वे क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। माधव नहा रहा है, तो नहाने का फल किस पे पड़ा है, माधव पर। चिड़िया उड़ती है, उड़ने का फल किस पे पड़ा है, कर्ता पर, चिड़िया पर। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बोला था कि आपको इसको दो तरह से आप पहचान सकते हो। तो इसमें से कर्ता निकालो। माधव कर्ता है आपका। कर्ता कौन होता है, जो काम कर रहा होता है। ठीक है, तो माधव आपका कर्ता है, नहा रहा है आपका क्रिया है। बीच में कुछ बचा नहीं, बचा ना, तो यह कर्मक क्रिया है आपकी। ठीक है, फिर चिड़िया उड़ती है, चिड़िया आपका कर्ता है, उड़ती है आपकी क्रिया है। बीच में कुछ बचा नहीं ना, तो यह आपका अकर्मक क्रिया है। दूसरा मैंने बोला था आपको क्या और किसे लगाना है, किसे नहा रहा है, क्या नहा रहा है, आंसर आ रहा है कुछ नहीं ना। यहाँ पर किसको उड़ती है नहीं आ रहा है, तो ये आपका क्या है, अकर्मक क्रियाएं हैं। ठीक है, जिनमें आंसर नहीं आता है वो अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। एक चीज़ और, आपकी सकर्मक क्रिया के भी दो भाग होते हैं। सकर्मक क्रिया की भी दो प्रकार की होती है आपकी। एक कर्मक क्रिया, है ना, जिसमें कि एक कर्म होता है, और दूसरा होता है द्विकर्मक क्रिया जिसमें दो कर्म होते हैं। ठीक है, तो एक कर्मक क्रिया में इन क्रियाओं के साथ केवल एक ही कर्म होता है। जैसे वह आम खाता है, तो खाने का फल किस पे, आम पे पड़ रहा है, तो आपकी एक ही क्रिया वो है इसमें, है ना, केवल एक ही कर्म हो रहा है। सानू फिल्म देख रहा है, तो फिल्म क्या है आपका, एक ही है ना, एक ही कर्म पड़ रहा है इसमें। रिया पौधे लगा रही है, तो ये आपका एक ही कर्म है इसमें। ठीक है, तो आपको अलग अलग छाटोगे तभी भी समझ में आ जाएगा कि ये एक कर्मक क्रिया है। इसमें केवल एक ही कर्म होता है, उसे कर्मक क्रिया कहते हैं। आपकी द्विकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं के साथ दो कर्म पाए जाते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। तो नाम से समझ में आ रहा है आपको, एक कर्मक माने एक कर्म, द्विकर्मक माने दो कर्म जिसमें दो कर्म आ रहे हैं। राम ने मोहन को पुस्तक दी। ठीक है, तो इसमें मोहन और पुस्तक क्या है, आपके दो कर्म हो रहे हैं, है ना। राम ने मोहन को पुस्तक दी, तो ये आपके दो कर्म है इसमें, तो द्विकर्मक हो गया आपका। माँ मुकेश को कहानी सुनाती है, तो मुकेश और कहानी, तो आपके दो इसमें कर्म हो रहे हैं, तो ये आपकी दो द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। और आपको अब मैं एक ही मतलब क्रिया को सकर्मक और अकर्मक कैसे बनाते हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ, है ना। तो आपका सकर्मक क्रिया, प्रणव पुस्तक पढ़ता है, तो आपका ये मैंने बताया था, प्रणव करता है, पढ़ता है आपका क्रिया है, तो बीच में क्या बचा, पुस्तक, तो ये सकर्मक हो गया। इसको अब अकर्मक बनाना है तो आपको कर्म हटाना पड़ेगा। तो प्रणव पढ़ता है, तो इसमें से कर्म हट गया, प्रणव करता है और पढ़ता है आपका क्रिया है, बीच में कुछ है नहीं है ना, तो ये अकर्मक हो गया। तो इसीलिए हम सकर्मक को अकर्मक में इस तरह से बदलते हैं। ठीक है, ऐसे एक और देखो, राम फुटबॉल खेलता है। ठीक है, तो इसमें राम करता है, खेलता आपका क्रिया है, फुटबॉल आपका कर्म है। ठीक है, तो राम फुटबॉल खेलता है। अब इसको अकर्मक बनाना है तो आपको कर्म को हटाना पड़ेगा इसमें से, तो राम खेलता है, तो यह अकर्मक बन गया। आ गया समझ में आपको। आप इस तरह से सकर्मक को अकर्मक इस तरह से बनाएंगे, या अकर्मक को सकर्मक इस तरह से बना सकते हैं। राम खेलता है, तो इसमें राम फुटबॉल खेलता है, या कुछ भी आप लिख सकते हैं, राम क्रिकेट खेलता है। पढ़ना पढ़ता है, पढ़ना पुस्तक या कहानी पढ़ता है, कुछ भी लिख सकते हैं आप, तो वो सकर्मक बन जाएगा आपका। ठीक है, फिर आपका इसमें रचना के आधार पर क्रिया के भेद। संयुक्त क्रिया, मूल क्रिया के साथ रंजक क्रिया के जोड़ने से जो क्रिया बनती है वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। ठीक है, आगे समझ में क्या बोला, मूल क्रिया के साथ, जो मेन जो क्रिया होती है मूल क्रिया के साथ रंजक क्रिया के जोड़ने से जो क्रिया बनती है वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। कर डालना, छान मारना, जा मरना आदि। तो आगे समझ में, कर डालना, छान मारना, तो डालना, मारना, मरना, ये आपकी क्या है, रंजक क्रियाएं हैं। क्या हैं ये, रंजक क्रियाएं। तो मूल क्रिया के साथ रंजक क्रिया के जोड़ने से जो क्रिया बनती है वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। तो डालना, मारना, मरना, ये आपकी क्या है, रंजक क्रियाएं हैं। इनके साथ ये जोड़ के बनी है, तो ये आपकी क्या है, रंजक क्रियाएं हैं, है ना। तो करना, ये आपका मूल क्रिया आपको पता है ना। ये आपका छान, जा, ये सब चीज़ें क्या है, आपकी मूल क्रियाएं हैं, और के साथ जो ये जुड़ी है ये आपकी रंजक क्रियाएं हैं। आ गया समझ में। फिर आपका नाम धातु क्रिया, जो क्रिया संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषणों की
सहायता से बनती हैं उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो कौन सी जो क्रियाएं किसके द्वारा बनती है, मिलकर बनती है, संज्ञा के द्वारा सर्वनाम विशेषणों की सहायता से बनती है, उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे आपका संज्ञा शब्द था बात, ठीक है, अब इसको नाम धातु बनाएंगे तो क्या होगा, बतियाना, है ना। विशेषण था आपका मोटा, मुटियाना, है ना। तो इस तरह के जो शब्द बनेंगे उनको हम क्या कहेंगे, नाम धातु क्रिया कहेंगे। जैसे कि आपका शर्म हो गया, शर्म को आपका संज्ञा शब्द है शर्म, तो शर्माना बन जाएगा, है ना। झूठ का झुठलाना, आपका इसमें से बनाएंगे जैसे साठ का सटियाना, दोहरा का दोहराना। तो इस तरह के जो शब्द है उन्हें हम क्या बोलते हैं, आपका नाम धातु क्रियाएं बोलते हैं, ठीक है। और आपके और इसमें जैसे शब्द है आपका सर्वनाम शब्दों से आपका, अपनाना, मैं का, मिमियाना, इस तरह के जो शब्द बनेंगे वो आपके नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आएंगे। फिर आपका प्रेरणात्मक क्रिया, जिन क्रियाओं से कर्ता के स्वयं कार्य करने का बोध न होकर किसी अन्य से कराए जाने का बोध होता है, उसे प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। आगे समझ में, जिस क्रिया से कर्ता के स्वयं कार्य करने का बोध ना हो, मतलब कर्ता स्वयं कार्य नहीं करेगा, वो किसी अन्य से कराए जाने का जो बोध होता है उसे हम प्रेरणात्मक क्रियाएं कहते हैं, ठीक है। माधव कुली से सामान उठवाता है, अपना आप नहीं कर रहा है माधव, बल्कि किससे सामान उठवा रहा है, कुली से, तो ये आपका प्रेरणात्मक क्रियाएं आ जाएंगी। महेश रमेश से बटन लगवाता है, तो महेश अपना आप नहीं कर रहा है, बल्कि किससे लगवा रहा है, रमेश से बटन लगवा रहा है। आपकी प्रेरणात्मक क्रियाएं ये भी दो प्रकार की होती है, दो भेद होते हैं इसके भी। प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया, जब कर्ता स्वयं कार्य करने की प्रेरणा देता है, मतलब कर्ता जो है स्वयं कार्य करने की प्रेरणा देता है। अध्यापक बच्चे को पाठ पढ़ाता है, तो इसमें क्या, अध्यापक बच्चे को स्वयं पढ़ा रहा है। मीना अपने बेटे को सुलाती है, तो स्वयं कार्य करता अपना काम कर रहा है, स्वयं कर रहा है, तो ये आपका प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। द्वितीय आपका प्रेरणात्मक क्रिया, जब कर्ता कार्य में स्वयं सम्मिलित न होकर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। आगे समझ में, जब अपना करता है, जो काम करता है वो अपना आप कार्य न कर बल्कि दूसरे को प्रोत्साहित करता है काम के लिए, तो उसे द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। माँ पुत्री से भोजन बनवाती है, तो माँ अपना आप नहीं कर रही है, बल्कि पुत्री को सिखा रही है भोजन बनाना, है ना। रोहित अपने बच्चे को अध्यापक से पढ़वाता है, तो रोहित अपना आप नहीं पढ़ा रहा है अपने बच्चे को, बल्कि किससे, अध्यापक से पढ़वाता है। दिव्या राहुल से बच्चे को झूला झुलवाती है, तो दिव्या अपना आप काम न करके किससे करवा रही है, राहुल से बच्चे को झूला झुलवा रही है। तो आपका दो प्रकार के हो गए, प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया, द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया। आगे समझ में। पूर्वकालिक क्रिया, आपका मुख्य क्रिया से पहले हुई क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जो मेन जो क्रिया होती है उससे पहले जो क्रिया होती है उसको भी पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। श्वेता दौड़कर स्कूल गई, तो इसमें दौड़कर कहाँ गई, स्कूल गई, तो दो क्या हो रही है, इससे पहले भी मुख्य क्रिया के बाद भी क्रिया हो रही है, कैसे गई है वो, दौड़कर। सीता पढ़कर सो गई, सोना तो हो गया इसका, है ना, मुख्य क्रिया थी, लेकिन उससे पहले क्या उसने पढ़कर, तो दो क्रिया हो रही है। सीता पढ़कर सो गई, तो ये आपकी क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। दौड़कर, पढ़कर, ये आपकी पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आता है। मोहन खाकर पढ़ता है, तो ये भी हो गया, खाकर आपका क्या हो गया, पूर्वकालिक क्रिया हो गई। वह अभी खाकर गया है, तो ये भी आपकी पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आएगा। बेटा पढ़कर खेलने गया, पापा थैला लेकर बाजार गए, नंदन घर आकर सो गया। इस तरह के जो शब्द है वो आपके पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आएंगे। में आप क्रिया व क्रिया की परिभाषाएं व उसके भेदों की परिभाषा याद करेंगे। सोमवार को मैं कक्षा में आपसे सुनूंगी। धन्यवाद।